तो मूल विधि की बात हम कर रहे थे, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे मानवाधिकारों की। मानव अधिकार यानी कि जैसा नाम से पता चल रहा है मानव के अधिकारों की बात होगी। ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जो मनुष्य रूप में जन्म लेते ही मिल जाते हैं। जो अधिकार पशु पक्षियों को शायद ना हो, वो अधिकार मानवों को मिलते हैं हमारे यहाँ, हमारे गोले पे, हमारी धरती पे। उन्हीं अधिकारों की बात आज हम करेंगे, मानवाधिकारों की। और एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में क्या क्या चीजें हैं जो पूछी जाती हैं और क्या क्या पूछी जा सकती हैं इस बार, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। मानवाधिकारों की बात शुरुआत करते हैं सेशन 9 की, 9वीं क्लास हमारे मूल विधि के क्रम की। मुझे लगता है पुरानी क्लासेस आप सब लोग देख के आए होंगे और तरीका वही है। पहले हम थ्योरी पे बात करेंगे, कंसेप्ट पे बात करेंगे, सब्जेक्ट पे बात करेंगे, उसके बाद सवालों की बात होगी, पिछले सालों के सवाल क्या रहे, ये सारी चीजों की बात होगी। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, गुरु चैनल सब्सक्राइब कर लो। बड़ी काम की बात हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि फर्जी कोई चीजें चल रही है। पीडीएफ क्लास की आपको मिलती है टेलीग्राम चैनल पे। मुझे लगता है बार बार एक ही बात बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपका सिलेबस 3 भागों में बटा है, जिसमें मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान की बात होनी है। मूल विधि की बात हम कर रहे हैं, ये खत्म करेंगे 20-25 क्लास में। फिर हम आएंगे सामान्य ज्ञान पे और संविधान पे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। मानवाधिकार होते क्या हैं? तो वे ऐसे अधिकार हैं कुछ जो किसी मनुष्य को जन्म से ही, मनुष्य योनि में जन्म लेते ही आपको ये अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि जीने की स्वतंत्रता, समानता, आपकी गरिमा, ये मोटी मोटी बातें जो सबको प्राप्त होती हैं, कहीं संविधान के माध्यम से, तो कहीं कुछ संगठनों के माध्यम से, तो कभी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से अनुच्छेद 32 के तहत इन्हें लागू किया जाता है। सारी बातें, टेक्निकल बातें और साधारण बातें, जनरल बातें, जनरल पर्सपेक्टिव, सारी चीजों की बात इस क्लास में होने वाली है। तो क्या चीजें हैं? जीवन, स्वतंत्रता और समानता और सम्मान, ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आपकी स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे। आप पढ़ लेंगे पीडीएफ में भी एक बार क्लास के बाद। प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह किसी राष्ट्र में हो, किसी धर्म का हो, किसी नस्ल का हो, किसी लिंग का हो या किसी भी जाति का हो, बिना भय के निर्बाध तरीके से स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने के प्राकृतिक अधिकार हैं। पहली बात, ये प्राकृतिक अधिकार हैं। बहुत ही सूक्ष्म सा, बहुत ही छोटा सा सवाल भी बनेगा तो यहां से भी सवाल आपके सामने हो जाएगा कि किस तरह के अधिकार हैं। तो ये प्राकृतिक अधिकार है, माना गया है, नेचुरल राइट्स माना गया है। किसी भी राष्ट्र का हो सकता है। अब देखिए, जो राष्ट्र शब्द आया यहां पर, केवल भारत की बात करेगा भारतीय संविधान, या पाकिस्तान का संविधान केवल पाकिस्तान की बात करेगा। लेकिन हमने कहा किसी भी राष्ट्र की बात हो रही है, यानी कि कोई ऐसा संगठन तो है जो पूरे विश्व के मानवाधिकारों की बात कर रहा है, पूरे विश्व में कहीं भी मनुष्य रहता है उसके अधिकारों की बात कर रहा है। तो हम ही लोगों ने मिलकर, तमाम राष्ट्रों ने मिलकर ऐसे संगठन बनाए कई, जिसमें यूएनओ मुख्य संगठन है और भी बहुत सारे संगठन हैं जो हमने बनाए, जो मानवाधिकारों के लिए उत्तरदायी होते हैं। मानवाधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, लागू करने के लिए अपने प्रयास समय समय पर करते रहते हैं। भारत के संबंध में माननीय न्यायालय ऐसे प्रवर्तन करवाते हैं, माननीय न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करते हैं कभी कभी कानून के माध्यम से, अपने आदेश निर्देशों के माध्यम से, कि इस तरह से मानवाधिकारों को बचाइए, मानवाधिकारों को लागू करिए। जैसे अनुच्छेद 32 हमारे संविधान में है, संविधान जिन्होंने पढ़ा होगा वो समझ गए होंगे। अनुच्छेद 32 कहता है कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन यदि होता है, मौलिक अधिकार कौन से हैं? जो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 35 तक जो दिए गए हैं वो मौलिक अधिकार आ गए। यदि किसी व्यक्ति के उल्लंघन उनका होता है, उनका हनन होता है, तो वो सीधे हमारे पास, यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास आकर अपनी याचिका दायर करे, अपनी शिकायत करे। हम उसके मानवाधिकारों को लागू करेंगे। ये बातें होती है। मैं आपको लौटा के ले चलता हूं प्राचीन भारत की तरफ और बात करते हैं क्या ये मानवाधिकार अभी आधुनिक दुनिया में ही है या फिर बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं। तो प्राचीन भारत में मैं ले जाऊं आपको, तो ऋग्वेद की बात करें, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद हमारे हैं, सामवेद, चारों वेदों के बारे में बताया जाता है कि वहां पे भी, जैसे ऋग्वेद एक बताया जाता है राजनीतिक एक तरह की किताब है, बताया गया कि किस तरह की राजनीति उस समय पर हुआ करती थी, किस तरह की चीजें हुआ करती थी। तो ऐसा बताया जाता है कि वहां से भी कल्याण की, समानता की और स्वतंत्रता जैसी बातों की कहानियां मिलती हैं और ऐसी भावनाएं
मिलती हैं कि उस समय पर भी मानव की स्वतंत्रता की, यानी कि मानवाधिकार उस समय पर भी हुआ करते थे, थोड़े कम हुआ करते होंगे लेकिन थे। हम बिल्कुल नकार नहीं सकते कि पुराने जमाने में मानवाधिकार नहीं थे। खैर आगे बढ़े हम। एक बृहदारण्यक उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद, जिसमें एक लाइन आपने सुनी होगी, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। ये वाली जो लाइन जब हम पढ़ते हैं अपने उपनिषदों से, अपने उपनिषदों में, तो हमें ये भावना मिलती है कि सार्वभौमिक यानी सभी मनुष्यों की बात हो रही है, और ये बात हो रही है कि सभी सुखी हों, यानी कहीं ना कहीं मानवाधिकारों की भावना छुपी हुई है। तो ऐसा कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बौद्ध और जैन धर्म जब आते हैं तो उनमें भी जैसे अहिंसा हो गई, करुणा हो गई, समानता हो गई, इन सब चीजों पर बल दिया गया इन धर्मों में। तो ये हम कह सकते हैं कि मानवाधिकार की भावना, मानव के अधिकारों की भावना वहां पर भी कहीं ना कहीं देखने को हमें मिली। जैसे बौद्ध संघों में सभी को विचार रखने, किसी का कोई विचार है वो अपना विचार रख सकता था और अपने निर्णय लेने का अधिकार था। ये एक तरह से मानव के सम्मान को और लोकतांत्रिक भावना को दर्शाता है। आगे बढ़े, मौर्य काल में भी ऐसी चीजें हमें मिली अशोक के शिलालेखों में, जिसमें सहिष्णुता, सहिष्णुता शब्द का मतलब क्या है? सभी धर्मों के प्रति आदर भाव रखना ही सहिष्णुता है। किसी दूसरे धर्म को, किसी दूसरे व्यक्ति को केवल धर्म के आधार पर यदि नफरत न की जाए तो उसे सहिष्णुता कहते हैं। और दया की भावना और प्रजा के कल्याण की भावना हमें देखने को मिली वहां से। धम्म नीति वहां मिलती है, सभी धर्मों को सम्मान जहां देने की बात कही गई थी। आगे बढ़ेंगे, तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हमारे देश में हुए, वहां पर भी सभी को समान रूप से शिक्षा देने का कार्यक्रम किया जाता रहा। तो हम कह सकते हैं कि बहुत पुराने समय से ही हमारे देश भारत में मानवाधिकारों की बात होती रही है, ये कोई नई बात नहीं है। अब आधुनिक विश्व में मानवाधिकारों की बात करते हुए मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको लेके चलता हूं। कहीं से भी सवाल आपके सामने बन जाएगा, ये आप ना समझें कि कोई बात फालतू की बता रहा हूं। एक मिनट की वैल्यू मैं समझता हूं, तो इस वीडियो में एक एक शब्द मैं बोलूंगा, वो बड़े होशो हवास से सोच समझ कर, कि कहीं कोई फालतू चीज तो मैं बच्चे को नहीं बता रहा, कहीं मैं टाइम तो किल नहीं कर रहा आप लोगों का। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के विकास की बात करेंगे। प्राचीन यूनान और रोम की बात करें तो प्लेटो नाम आपने सुना होगा, अरस्तु नाम आपने सुना होगा। ये बड़े दार्शनिक हुए, इन्होंने न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसी बातें की। अब बात करते हैं सबसे पहले सवाल की, जो आपके पेपर में आया हुआ है और फिर से छप जाएगा। मैग्ना कार्टा 1215 इंग्लैंड में आया। इंग्लैंड की क्रांति जब हम पढ़ते हैं तो एक तरह से इंग्लैंड में जब पूरा परिवर्तन हुआ तो सबसे पहले मानवाधिकारों की बात जो होती है वो आधुनिक वर्ल्ड में इंग्लैंड में होती है। ये लिखा भी हुआ मैंने, सर्वप्रथम इंग्लैंड द्वारा 1215 ईस्वी में मानवाधिकारों के लिए पहला प्रयास किया गया। 1215 में मैग्ना कार्टा नाम का एक दस्तावेज इन्होंने अपने नागरिकों के लिए बनाया, जिसमें राजा के अधिकारों को कम करके नागरिकों के अधिकारों को बढ़ा दिया गया। यहां से ही शुरुआत हुई मानवाधिकारों के प्रयास की आधुनिक वर्ल्ड में। और कहाँ ये मानवाधिकार हमें मिलते हैं? जितनी भी क्रांतियां आधुनिक वर्ल्ड में हुई, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति या फिर भारतीय क्रांति की बात हो, वहां से मानवाधिकारों ने, आज के वर्तमान के मानवाधिकारों के कंसेप्ट ने जन्म लिया। जैसे अमेरिका की क्रांति में हमने जीवन की, जीने का अधिकार जिसे कहते हैं वो सीखा, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारी चीजें वहां से सीखी। फ्रांस की क्रांति से हमने स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, सुरक्षा और उत्पीड़न से अधिकार, ये सारी चीजें सीखी। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताता हूं जो सवाल के रूप में पहले आ चुकी है और फिर भी आ सकती है आपके सामने। रूजवेल्ट एक व्यक्ति हुए जिन्होंने कहा कि सभी पुरुषों को समान बनाया गया है। सभी शब्दों पर ध्यान दें, सभी पुरुषों को समान बनाया गया है। तो ये पुरुषों शब्द है ना, हंसा मेहता भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं, इन्हें ये पुरुषों शब्द अच्छा नहीं लगा। इन्होंने कहा कि केवल पुरुषों की बात क्यों हो रही है भाई साहब, स्त्रियों की बात क्यों नहीं हो रही, एलजीबीटीज की बात क्यों नहीं हो रही? तो उन्होंने कहा पुरुषों शब्द ठीक नहीं है गुरु, सभी मनुष्यों को समान बनाया गया, आप इसे मनुष्य करिए। तो ये सवाल पूछा गया कि ये जो लाइन है रूजवेल्ट साहब की पसंदीदा लाइन, इसमें पुरुषों की जगह मनुष्यों शब्द का इस्तेमाल किसने किया? तो हंसा मेहता उनका नाम है। ये बड़ा आप
याद रख लेंगे इस बात को। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकारों की। संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय लेवल पर एक संगठन है हमारा, यूएनओ जिसे कहा जाता है। हर जगह ये पढ़ने को मिलता है जब भी मानवाधिकारों की बात होती है, बच्चों के अधिकारों की या फिर महिलाओं के अधिकारों की बात होती है, हम यूएनओ पढ़ते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं। हमने यूनिसेफ पढ़ा पुरानी क्लास में, तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो जाके पढ़ लें एक बार, बहुत बातें हम डीपली इनमें कर चुके हैं। यूएनओ की स्थापना कितनी बार बता चुका कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद वैश्विक शांति और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, जब भी युद्ध होता है तो मानवाधिकारों का हनन बड़े लेवल पे होता है, इसलिए यूएनओ की स्थापना हुई कि चलो अब युद्ध नहीं होगा और अब किसी मानवाधिकार का हनन नहीं होगा। ऐसी बात हुई तो यूएनओ ने 30 अनुच्छेदों में एक दस्तावेज तैयार किया, एक सूची तैयार की कि ये 30 अनुच्छेद हम बना रहे हैं, इनका ध्यान रखा जाएगा। प्रत्येक देश, विश्व का हर एक देश और मुख्यतः जो देश यूएनओ के सदस्य हैं 197 198 जितने भी हैं वर्तमान में, सब इसका पालन करेंगे। और 30 अनुच्छेदों वाली जो बात है, नंबर 30 आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। 30 अनुच्छेदों की बात करता है यूएनओ का मानवाधिकार दस्तावेज। इसमें है क्या इन अनुच्छेदों में? इन अनुच्छेदों में बेसिकली वही चीजें हैं जो हम मानवाधिकार अधिनियम में पढ़ने जा रहे हैं, वही सारी चीजें वहां से लेके यहाँ हैं। जो बातें इस मानवाधिकार अधिनियम में होंगी वही बातें उस दस्तावेज में भी हैं, वही मोटी मोटी बातें, जीवन जीने की, जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, धर्म का अधिकार, कार्य का अधिकार और समानता का अधिकार, जैसे कि अनुच्छेदों की बात मैं भी कर लूंगा, इंपोर्टेंट अनुच्छेद जो हैं। अब प्रमुख संगठनों की बात मैं करता हूं कि यूएनओ के अलावा क्या और भी कोई संगठन है हमारे वर्ल्ड में, हमारी धरती पे, हमारे गोले पे? क्या और भी ऐसे संगठन हैं जो मानवाधिकारों की बात करते हैं? हाँ जी, तमाम संगठन है। मैं कह रहा हूं कि सैकड़ों हजारों ऐसे संगठन हैं, लेकिन हमारे काम के जो 4-5 संगठन हैं वो मैं आपके सामने उठा के ले आया हूं, जहां से सवाल बनता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका नाम याद रखेंगे, 1961 में इसकी स्थापना होती है लंदन यूनाइटेड किंगडम में, और लंदन यूनाइटेड किंगडम में है इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय। क्या काम करते हैं? मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करते हैं। किसी देश में कहीं भी यदि मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है पूरे संसार में, पूरी धरती पे, तो ये वहां पहुंच जाती है इनकी टीम और ये जांच करती है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, कितना उल्लंघन हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे रोका जा सकता है, ये सब बातें। और इनका एक नीति वचन है जो एग्जाम में पूछा भी गया है, फिर से आने के पूरे चांस है कि अंधेरे को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जलाना बेहतर है। ये लाइन नीति वचन है, थीम लाइन है किसकी? एमनेस्टी इंटरनेशनल की, जिसकी स्थापना 1961 में लंदन में होती है। दूसरे संगठन की बात करेंगे, ह्यूमन राइट्स वॉच। वॉच का मतलब घड़ी होता है, तो ह्यूमन राइट वॉच आप नाम याद रख लेंगे। ये न्यूयॉर्क अमेरिका में है। वॉच से जैसे भी आप अपने दिमाग में कोई ट्रिक बनाएं, इसके कोई इमेज बनाएं, उस हिसाब से याद रखें। 1978 में इसकी स्थापना होती है। ये युद्ध के दौरान अपराध होते हैं, मानवाधिकारों का हनन होता है, कहीं लैंगिक भेदभाव है, बाल अधिकारों पर, इत्यादि चीजों पर ये रिपोर्टिंग करते हैं अपनी। एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में मैं आपको 2-3 चीजें और बताना चाहता हूं जो इंपॉर्टेंट हैं। पिछला सवाल जो पूछा गया है, पिछले सालों में ये पूछा गया, अंधेरे को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है। ये किसका नीति वचन है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का। अब क्योंकि ये सवाल आ गया है तो नया सवाल बन सकता है, तो मैं आपके लिए ले आया हूं नया सवाल। नया सवाल ये है कि 1977 में 61 में ये बना, उसके बाद 1977 में इन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार जीत लिया है। नोबेल शांति पुरस्कार अपने नाम किया, एक बड़ा मुकाम, एक तरह से कहते हैं एक बड़ा अवार्ड नोबेल को माना जाता है। आप याद रखेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल को 1977 में तो दिया गया नोबेल शांति पुरस्कार, और उसके अगले ही साल 1978 में इन्हें संयुक्त राष्ट्र ने सम्मानित किया मानवाधिकारों की रक्षा के लिए। तो 1978-1977 लगातार बैक टू बैक 2 फायर इन्होंने किए, 2 अवार्ड इन्होंने जीते। पहला नोबेल शांति प्राइज 77 में, और दूसरा यूएनओ से इन्होंने मानवाधिकारों के क्षेत्र में पुरस्कार जीता। अगला है यूएन। यूएन का मतलब है यूनाइटेड नेशन, यानी कि वही संयुक्त राज्य की बात हो रही है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, यूएनएचआरसी, 2006 जेनेवा में इसकी स्थापना। मोस्ट इंपोर्टेंट यूएनओ का ये एक पार्ट है एक तरह से, और लिखा भी हुआ है भैया, संयुक्त राष्ट्र का अंग है जो वैश्विक मानवाधिकारों की निगरानी करता है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन ऑर्गेनाइजेशन है उसी का एक पार्ट है यूएनएचआरसी, यानी यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल।
ये देखती है मानवाधिकारों का स्पेसिफिक मामले। यूएनओ के जितने भी मामले यूएनओ में हैं, 6 परिषद हमने यूएनओ की पढ़ी, उनमें बहुत सारे कार्यालय हमने देखे। तो ये काउंसिल है जिसकी 2006 में स्थापना हुई और इसका भी मुख्यालय है जेनेवा में, क्योंकि यूएनओ का मुख्यालय जेनेवा में है, तो उसके जितने भी मुख्य बड़े हिस्से हैं उनका भी कार्यालय जेनेवा हमें देखने को मिलता है। और अगली बात करते हैं यूएनओ के एक और कार्यालय की। ये है यूएनओ का कार्यालय जिसका नाम है ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। असल में जो ह्यूमन काउंसिल है इसी के अंडर ये लोग काम करते हैं, उन्हीं के ये लेफ्ट हैंड की तरह काम करते हैं। जो ऑफिस है, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के लिए कार्यालय, ये 1993 में इन्होंने बनाया था। जेनेवा स्विट्जरलैंड में भी इसका मुख्यालय और यहीं पर यह बनाया था। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार कार्यालय है, नीति निर्माण इत्यादि चीजें ये देखता है। मुझे लगता है कि ये 5 मैंने बात करी 5 संगठनों की, जिन्हें आप बिल्कुल याद कर लेंगे। एमनेस्टी, पहला एमनेस्टी, दूसरा वॉच और तीसरा चौथा, ये आपके सामने 4 की हमने बात करी। 4 आपके जहन में बिल्कुल होने ही चाहिए। वैसे तो 50 हैं, लेकिन ये 4 आपके जहन में होनी चाहिए। और करंट अफेयर पे थोड़ा सा ध्यान देते हुए आप ध्यान रखेंगे कि कौन सा वैश्विक संगठन है जो मानवाधिकारों की बात कर रहा है, कौन सा वैश्विक संगठन ऐसा है जो महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहा है। वहां से क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर से और हमारे सिलेबस से, जो दोनों चीजें लिंक हो गई, वो तो आपके लिए बिल्कुल ये समझ लो अमृत जैसी चीजें हैं, उन्हें तो किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। जहां हमारा सिलेबस और करंट अफेयर दोनों में कोई वस्तु, दोनों में कोई दोनों का डेटा जहां मैच कर जाए, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। अब बात करते हैं अपने भारत की तरफ आते हैं। इंटरनेशनल हमने 4 संगठनों की बात करी, हमने भारत की तरफ रुख किया। देखिए, बना रहा था कुछ और बन गया कुछ, यही हाल चल रहा भैया आजकल। कुछ बनाता हूं, कुछ बन जाता है। खैर, भारत के प्रमुख संगठन जो मानव अधिकारों की बात करते हैं, इन पे बात करते हैं। सबसे बड़ा संगठन हमारा वही है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिस अधिनियम के तहत उसकी स्थापना होती है, जिसे हमने कहा मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग, अभी बात करेंगे इसकी तो बात हमें पूरी क्लास में करनी है। 1993 में जिसकी स्थापना होती है, मानवाधिकार आयोग अधिनियम के तहत। खैर भैया, अब बात करते हैं कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, CHRI। आप कह रहे होंगे भैया अंग्रेजी में क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि अंग्रेजी में ही आपके सामने ये छपेगा CHRI, और अंग्रेजी में ना छपके हिंदी में आए तो थोड़ा ऊपर देख लेना, क्योंकि जो सवाल बनता है ऊपर इंग्लिश में लिखा रहता है, उसी के नीचे हिंदी में। तो CHRI नई दिल्ली में जिसका मुख्यालय है, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव। कॉमनवेल्थ शब्द से आप पकड़ेंगे, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव। भारत में ये इनिशिएटिव लिया गया। इनिशिएटिव का मतलब होता है शुरुआत। 1987 में, 1987 में इसकी स्थापना हुई नई दिल्ली में। मुख्यालय नई दिल्ली। भारत में जितने भी नेशनल लेवल के होंगे उनका मुख्यालय अधिकतर, सबका नहीं कह रहा, अधिकतर नई दिल्ली में होगा, ये आप याद रखेंगे। ये क्या करते हैं भैया? सूचना का अधिकार, पुलिस सुधार, जेल सुधार, इन सब चीजों पर ये काम करते हैं। इन सब चीजों को ये देखते हैं कि कहीं पुलिस में कहाँ सुधार की जरूरत है। ये अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, जांच करते हैं, फिर गवर्नमेंट को देते हैं, भैया ऐसा करिए श्रीमान सरकार साहब, ये कुछ चीजें हैं, इन्हें आप ठीक करवाने की कोशिश करिए, ठीक करवाइए। और दूसरा बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, जो 1993 में बनता है नई दिल्ली में। ये क्या करते हैं साहब? मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करते हैं। जांच करने के बाद जो इन्हें कमी लगती है उनकी सिफारिशें करते हैं गवर्नमेंट से। जन जागरूकता के कार्यक्रम करते हैं, अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पर जनता को जागरूक करने की कोशिश। जनता को जागरूक करने की क्या जरूरत है भैया? जनता क्या जागरूक नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल जनता जागरूक नहीं है। जनता तो छोड़िए, आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं महाराज। आपको मैं मानवाधिकार आयोग के पूछ लूं क्या क्या काम है, क्या आपने मानवाधिकार अधिनियम पूरा पढ़ा है? तो आपने भी अधिनियम नहीं पढ़ा, आपने भी PDF नहीं खंगाल के देखी गूगल पे कि मेरे सिलेबस में है, मेरे एग्जाम में आना है, मैं पूरी PDF पढ़ लूँ एक बार। जो मास्टर आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप पढ़ के मस्त हैं भाई, मास्टर जी ने पढ़ा दिया, पूज्य गुरु जी ने जो कह दिया वही फंसना है। अपनी मेहनत नहीं करनी, अपना नहीं देखना भाई क्या लिखा है अधिनियम में। अधिनियमों की PDF मिल जाती हैं, आप अधिनियम का नाम डालेंगे तो, क्योंकि सरकारी दस्तावेज हैं और पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं सबके लिए। जैसे ही आप डालते हैं भैया गूगल पे, आपके सामने PDF आ जाती है, उसे आप पढ़ के देखें एक बार कि वाकई है क्या। वहीं से पढ़ पढ़ के मास्टर पढ़ा रहे, हम भी पढ़ा रहे, वो भी तुम्हारे पूज्य गुरु जी वहीं से कॉपी पेस्ट मार रहे हैं पूरा। और पूज्य गुरु जी तो ऐसा कर रहे हैं भैया कि 6-6 घंटे की क्लास हो जा रही है एक एक अधिनियम की, एक एक लाइन वहीं से
पूरी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। जब आप उस अधिनियम को पढ़ोगे तो जानोगे कि पूज्य गुरुजी ने तो मेहनत ही नहीं करी बिल्कुल। पूज्य गुरुजी ने एक एक लाइन छपवा दी। इतना भी इन्होंने जरूरी नहीं समझा कि बच्चे के पास इतना टाइम नहीं है भाई कि वो एक एक शब्द को पढ़े, उसे इंपॉर्टेंट कम से कम छांट के बता दें। खैर, उन्होंने कभी यूपीएससी का एग्जाम दिया हो तो वो जाने क्या इंपॉर्टेंट है। हम आगे अब इस पे कोई भैया कमेंट नहीं करेंगे पूज्य गुरुजी के बारे में। हम राज्य मानवाधिकार आयोग पे पढ़ते हैं और मैं कहता हूं देखिए गुरुजी जितने भी हैं सब पूज्य हैं। आप पढ़िए, पढ़ने का काम आपका है। कोई ज्यादा कंटेंट दे रहा है, आप ज्यादा को भी पढ़िए, क्योंकि जितना समय ज्यादा है उतना डीप हम जा सकते हैं, लेकिन जब समय कम हो तब हमें शॉर्ट में पढ़ने की जरूरत रहती है। राज्य मानवाधिकार आयोगों की बात करते हैं। सभी राज्यों में मानवाधिकार आयोग बने। अभी बात करेंगे आगे अधिनियम में कि कैसे राज्य मानवाधिकार आयोग बनता है, कैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनता है, कौन सी धारा में ये प्रावधान किए गए हैं कि बनाना पड़ेगा। आगे बढ़े, हमने बात करी साउथ एशिया ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंटेशन सेंटर यानी कि SAHRDC, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में 1995 में इसका गठन होता है। ये भी बात करता है मानवाधिकार शिक्षा और दस्तावेजीकरण और रिपोर्टिंग इत्यादि इत्यादि मानवाधिकारों पे करता है। अब जितने सारे संगठन है ना, मैंने पढ़ाए, किसी पूज्य गुरुजी ने पढ़ाए, जितने सारे संगठन है इनमें सबसे जरूरी तो ये अधिनियम वाला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तो सबके लिए जरूरी है। इसके अलावा जो करंट अफेयर में जो आ गया वो है हमारे लिए अमृत जैसा कंटेंट। करंट अफेयर में जो चीज आ गई हमारे सिलेबस से रिलेटेड, उस पर आप थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के बारे में। संयुक्त राष्ट्र यानी UN ने क्या घोषणा करी कि क्या क्या मानवाधिकार होने चाहिए, उसकी छोटी सी बात। ये घोषणा में वही चीजें हैं जो हमने फिर अपने अधिनियम में लागू करी। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की बात करेंगे। फिर 1993 वाले अधिनियम में कुछ संशोधन होंगे 2019 में, उनकी बात करेंगे। और कुछ ऐसे लोगों की बात करेंगे जिन्होंने मानवाधिकारों में बड़ा योगदान दिया, जैसे कैलाश सत्यार्थी होंगे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। इन सब लोगों की हम बात करेंगे आज की क्लास में। तो क्लास अब शुरू हो चुकी है, शुरू हो चुका है असली कंटेंट, असली अधिनियम जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। भैया बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र की। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र संघ, कंफ्यूज नहीं होना, UNO और UNGC। UNO संयुक्त राष्ट्र महासभा सबसे शीर्ष पूरे संगठन का नाम है, इसी का एक अंग है संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इन्होंने क्या कहा कि मानवों के लिए सार्वभौमिक अधिकारों की घोषणा करी 1948 में। डेट बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, दिसंबर 1948 में, और वो भी 10 तारीख को। इसी कारण जो 10 दिसंबर जो डेट है भैया, क्योंकि एग्जाम भी आपका मुझे लग रहा है दिसंबर जनवरी में होना है, तो याद रखना करंट अफेयर का ये सवाल आ सकता है अगर जनवरी की तरफ एग्जाम चला गया तो। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आपको ये बात निश्चित ही याद रहनी चाहिए। आपके एग्जाम से पहले 6 महीने में कौन कौन से इंपोर्टेंट दिवस आए हैं वो याद होने चाहिए, जैसे विश्व एड्स दिवस हो गया, मानवाधिकार दिवस हो गया, महिला दिवस हो गया। इन सब चीज़ों को आप देख लेंगे एक बार, ये स्टैटिक के हैं, आप किसी भी वीडियो में देख लेंगे या अपनी बुक में देख लेंगे, जो भी किताब आपके पास है। अब इन्होंने इस घोषणा पत्र में क्या कहा, इन्होंने 30 अनुच्छेद इस घोषणा पत्र में दिए जिनकी हमने बात करी थी। जैसे कि अनुच्छेद 1 में इन्होंने कहा सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान जन्म लेते हैं, ये बात कही। जैसे अनुच्छेद 3 में इन्होंने जीवन स्वतंत्रता सुरक्षा के अधिकार की बात कही। अनुच्छेद 18 में इन्होंने विचार विवेक और धर्म की स्वतंत्रता की बात करी। अनुच्छेद 19 में इन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करी। अनुच्छेद 21 में इन्होंने लोकतांत्रिक भागीदारी की बात करी। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा भैया 1 पढ़ा दिया, 3 पढ़ा दिया, 18, 19, 21 पढ़ा दिया और आपने अपना पल्ला झाड़ लिया कि भैया मैंने पढ़ा दिया पूरा संयुक्त राष्ट्र का दस्तावेज, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का घोषणा पत्र। तो ऐसा नहीं है भैया, ये मैंने बस एग्जाम्पल आपको दिया है, क्योंकि जो इस घोषणा पत्र में है, जो पिछले सालों में सवाल पूछा गया वो बस यही पूछा गया कि कितने अनुच्छेद उसके अंदर हैं। तो 30 आपको याद रख लें, ज्यादा से ज्यादा पहला अनुच्छेद आप इसमें याद कर लेंगे, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नंबर के आधार पर इसमें कुछ नहीं पूछेगा। तथ्यात्मक चीज यदि उसे पूछनी होगी कोई तथ्य तो वो अपने वाले अधिनियम से पूछेगा, जो भारत का हमारा अधिनियम है, जो सिलेबस में है अधिनियम। ये एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया है, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। तो ये जो 30 घोषणाएं इसमें करी, यही अलग अलग देशों ने फिर अपने अपने हिसाब से उन्हें इंटरप्रेट करके अपने देशों में लागू किया और अपने अपने अधिनियम बनाए। अपने अधिनियम की हम बात करेंगे। भारत में मानवाधिकार संरक्षण कैसे होता है भाई, समझो भारत में एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई 1993 के अधिनियम के तहत।
अभी उसी अधिनियम को हम पढ़ेंगे। इसी के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई राज्य स्तर पर। तो NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बात करेंगे, नेशनल और स्टेट। इसी अधिनियम में दोनों की स्थापना होगी। कैसे कैसे होगी वो सब हम देखेंगे। इनके कार्य क्या हैं? वही कार्य मानवाधिकारों के उल्लंघनों की जांच, सरकार को सिफारिश भेजना और जन जागरूकता फैलाना, दोनों के ये काम है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय उद्घोषणाओं की बात कर लेते हैं। कुछ घोषणाएं जो नेशनल लेवल पे हुई, जहां से सवाल पिछले सालों में आए, मैंने ये ले ली कि कहीं आगे कोई सवाल फंसे तो आप ये ना कहें कि भैया ये क्या हुआ, आपने तो बताया नहीं था। तो मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, इसकी बात हम कर चुके हैं 1948 में यूएन महासभा द्वारा, यूनाइटेड नेशन महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। इसे अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा गया। इंपॉर्टेंट बात है, शब्द को याद रख लेंगे, अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा गया, जो UNGA यूनाइटेड नेशन की महासभा ने जो घोषणा करी 1948 में। और बच्चों के अधिकारों की घोषणा की बात हम कर चुके हैं 1959 वालों की, जो 1992 में भारत ने अंगीकार किए और अधिनियम हमारा आया। विकलांग व्यक्तियों के लिए घोषणा हुई थी 1975 में, जिसके बाद से विकलांग व्यक्तियों के लिए सब जगह कानून बने। और मानवाधिकारों पर यूनेस्को की घोषणा हुई 1998 में। ये अलग अलग संगठन, यूनेस्को के बारे में आपने पता होगा, ये संस्कृति इत्यादि चीजों की विश्व में जो धरोहर हैं उनकी लिस्ट जारी करता है यूनेस्को। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अपने अधिनियम की तरफ आए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। क्या क्या अधिकार मानव के हैं? देखिए भैया, जब हम बच्चों के अधिकार पढ़ रहे थे तब भी हम कहीं ना कहीं मानवों के ही अधिकार पढ़ रहे थे। जब हमने महिलाओं के अधिकारों की बात करी तो मेरे बच्चे, तब भी हमने कहीं ना कहीं मानवाधिकारों की ही बात करी। और जब हमने SC/ST कानून पढ़ा, हरिजन एक्ट पढ़ा, तब भी मानवाधिकारों की कहीं ना कहीं बात की थी। तो अब फिर मानवाधिकारों की जनरल, अब हम बात कर रहे हैं मानवाधिकार संरक्षण आयोग संरक्षण अधिनियम 1993 में ये आया। 1993 आप बिल्कुल याद रख लेंगे। राष्ट्रपति जी ने मंजूरी दे दी 8 जनवरी 1994 को। ये कुछ गलत मुझे इसमें लग रहा है। इस वाले पॉइंट को आप भूल जाएंगे, इस वाले पॉइंट को बिल्कुल आपको याद नहीं रखना। आप इसे याद रखें, अध्याय 8 है, इसके अंदर 43 यानी 43 धाराएं हैं और 28 सितंबर 1993 को ये लागू हो जाता है। ये क्या मिस्टेक हुई है ये मैं देख के बता पाऊंगा आपको, बाद में कमेंट में लिख दूंगा या अगली वीडियो में मैं कवर कर लूंगा कि क्या मिस्टेक थी। 28 सितंबर 1993 को ये लागू होता है। तो ये ऐसा अधिनियम है, मैंने आपको बताया ज्यादातर अधिनियम ऐसे हैं जो जिस साल अधिनियमित होते हैं उसके अगले साल पारित होते हैं, लेकिन मानवाधिकार अधिनियम ऐसा है जो उसी साल अधिनियमित हुआ और उसी साल लागू हो गया पूरे देश में। धारा 1 वही बात, नाम विस्तार और प्रारंभ। नाम यानी कि नाम हुआ इसका मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, विस्तार हुआ इसका संपूर्ण भारत पे। हालांकि 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 हटाई गई, उससे पहले जो विस्तार हुआ करता था वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत पे हुआ करता था। जम्मू कश्मीर के लिए अलग कानून हुआ करते थे। खैर, अब अभिन्न हिस्सा हुआ, 370 हटी, तो पूरे संपूर्ण भारत पर ये लागू है। और कब प्रारंभ का मतलब है किस तिथि से ये प्रारंभ होगा, सभी अनुच्छेदों की सभी अधिनियमों की धारा 1 में ही तीसरे पॉइंट पर ये बात लिखी होती है कि केंद्र सरकार अपने राजपत्र द्वारा तिथि बताएगी कि इस तिथि से ये लागू होगा। तो ये 28 सितंबर 1993 इसमें तिथि रही। धारा 2 जो कि सभी अधिनियमों में परिभाषाओं की बात करती है, परिभाषा धारा 2 घ के अंदर मानवाधिकार की परिभाषा दी गई है। ये बस थोड़ी मोटी सी बात आप याद रख लेंगे। 2 घ यानी कि 2D में मानवाधिकारों की परिभाषा है। इसके अलावा अलग अलग शब्दों की व्याख्याएं हैं। व्याख्याएं क्यों की जाती हैं, धारा 2 परिभाषाओं वाली धारा क्यों होती है सभी अधिनियमों में, मैं आपको बता चुका हूं कि उस अधिनियम के अंदर जो शब्द, टेक्निकल शब्द इस्तेमाल हुए हैं उसका आप अपनी मर्जी से अर्थ ना निकाल लें, इसलिए वो परिभाषा देते हैं कि इस वाले शब्द का अर्थ ये होगा। अब इस अधिनियम में हमें याद रखने की चीजें क्या है, बच्चा इसी कंफ्यूजन में है, यही सवाल पूछता है कि भैया बाकी सब तो ठीक है, इसे याद कैसे करूं यार, याद नहीं कर पा रहा मैं। एक एक अनुच्छेद में इतनी चीजें हमें बता दी कि इस अनुच्छेद में इतना दंड है, इतना कारावास है, इतना जुर्माना है, और एक एक अनुच्छेद पढ़ा दिया पूज्य गुरु जी ने। अब याद कैसे रखूं? तो भैया मैं कहता हूं बहुत सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। पूज्य गुरु जी से भी कहो भैया कि थोड़ा कंटेंट पर रहम खाओ, अधिनियम को थोड़ा जिंदा छोड़ दो, कुछ तो छोड़ दो उसमें।
इसमें हमको पढ़ना है मानवाधिकार आयोग, क्योंकि मानवाधिकार आयोग से संबंधित अधिनियम है, तो मानवाधिकार आयोग तो हमें पढ़ना ही है। इसका गठन कौन नियुक्त करता है, कितना कार्यकाल होता है इसके सदस्यों का, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद इसमें राज्य के लिए मानवाधिकार आयोग बनते हैं, जिन्हें राज्य मानवाधिकार आयोग कहा जाता है। उसकी नियुक्ति कैसे होती है, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, त्याग पत्र कैसे देते हैं, उनके कार्य क्या हैं, ये चीजें पढ़ेंगे। और मानवाधिकार न्यायालय की बातें करेंगे। 3 चीजें, मानवाधिकार राष्ट्रीय, राज्य का मानवाधिकार और न्यायालय, 3 चीजों की बात होगी। यानी कि 3 तो ये अनुच्छेद, 3 तो ये धाराएं आपको याद रखनी पड़ेंगी जिनमें इनके बारे में कहा गया है। तो 3-4 धारा ही हैं, काम हो जाएगा आपका। धारा 3, राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन। अब इतने तो होशियार आप हो गए होंगे मेरे हिसाब से, इतने होशियार आप हो गए होंगे जो मैं आपको बताता रहा हूं अब तक कि भाई साहब, किसी भी अधिनियम की धारा 3, धारा 4 सबसे इंपॉर्टेंट बात उस अधिनियम की कर जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अधिनियम की वही है जो अधिनियम के नाम में है। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात हो रही है, इसमें मानवाधिकारों की बात हो रही है, तो सबसे जरूरी बात है मानवाधिकार का गठन। तो धारा 3 में राष्ट्रीय मानवाधिकारों के गठन की बात हुई। गठन करेगा कौन भैया, केंद्र सरकार द्वारा इसका गठन किया जाएगा। अध्यक्ष कौन रहेगा, ये आप याद रखें। अध्यक्ष के बारे में एक अमेंडमेंट जब हुआ 2019 में तो चीजें बदली गई। अब आप समझें कि मुख्य न्यायाधीश जो रहे हों सुप्रीम कोर्ट के, माननीय उच्चतम न्यायालय के, क्योंकि केंद्र की बात हो रही है, राष्ट्रीय लेवल पे बात हो रही है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश रहे हों या मुख्य न्यायाधीश रहे हों कोई व्यक्ति, या हों वर्तमान में, ऐसे व्यक्ति इसके अध्यक्ष होंगे। पहले क्या था, पहले केवल मुख्य न्यायाधीश के लिए था। जो अधिनियम हम पढ़ रहे हैं 93 वाला, इसमें था कि केवल मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होंगे। लेकिन बाद में चेंज करके कहा कि श्रीमान इतने मुख्य न्यायाधीश हमारे पास है नहीं, साहब को इतनी जिम्मेदारियां आपने पहले से ही दे रखी हैं। तो मुख्य न्यायाधीश जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं उनके साथ साथ ये प्रबंध किया गया, ये प्रावधान किया गया कि जो न्यायाधीश भी रहे हों वो भी रह सकते हैं। लेकिन वर्तमान में यदि कोई न्यायाधीश काम कर रहे हैं किसी न्यायालय में और उन्हें आप ये पद देना चाहते हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश साहब से परामर्श करेंगे एक बार, ये प्रावधान किया गया। क्योंकि भाई सबके बॉस कौन है, न्यायालय की यदि बात की जाए तो सबके बॉस हैं सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनसे परामर्श करके ही उनके एम्प्लॉय को, उनके अंडर काम करने वाले आदमी को आप दूसरी जगह दूसरा काम कार्यभार सौंपेंगे। अब ये देखें इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं। देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित ये 3 और 2 5 धाराएं हैं, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित ये 5 धाराएं। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पढ़ेंगे 3, 4, 5, 6, 4 धाराएं तो ये हो गई, 3, 4, 5, 6 सब याद हो जाएगा, क्लास में याद हो जाएगा। मैं कह रहा हूं ना, थोड़ा सा दिल थाम के बैठो। 3, 4, 5, 6 और 11 और 21, 22, 23, 24 और 27 सेम चीजें हैं दोनों धाराओं में। कैसे याद होंगी अभी दिखाता हूं, मैं आपको याद करवा के दिखाता हूं। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, अभी पहले समझो जो मानवाधिकार आयोग का गठन हो रहा है, पहले अध्यक्ष की बात हो गई। अध्यक्ष हो गए मुख्य न्यायाधीश रहे हों या प्लस न्यायाधीश रहे हों, ये बात ऐड कर लेंगे। मुख्य न्यायाधीश रहे हों या न्यायाधीश रहे हों सुप्रीम कोर्ट में, वो अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष जी के अलावा एक सदस्य तो सुप्रीम कोर्ट के कोई न्यायाधीश होंगे, एक सदस्य और होंगे न्यायाधीश। दूसरे सदस्य होंगे हाई कोर्ट के कोई न्यायाधीश। 3 आदमी हो गए, एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की बात हो गई, 3 आदमी ये हो गए। और मैं बता चुका हूं कोई वर्तमान में काम कर रहे हैं तो सीजीआई साहब, मुख्य न्यायाधीश साहब बताएंगे कि उन्हें, उनसे परामर्श लेगी गवर्नमेंट, तब उन्हें नियुक्त करेगी। इसके अलावा 3 सदस्य और होंगे जिनमें कम से कम एक महिला होंगी, और इन लोगों को व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए मानवाधिकार के मामलों का। ऐसे 3 लोग हुए, कम से कम एक महिला। ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। कम से कम कितनी महिलाओं की बात हुई, एक महिला कम से कम होनी चाहिए इस कमेटी में या मानवाधिकार आयोग में। देखो यहां मैंने लिखा 2019 से पहले संख्या 19 दिनांक इतने द्वारा मुख्य न्यायाधीश पहले न्यायाधीश हुआ करते थे। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे ध्यान दे लेंगे। और कौन कौन होगा भाई, 2019 में ही जब अधिनियम में संशोधन हुए तब ये बात हुई, ये चीजें ऐड की गई कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, महिला आयोग और दिव्यांग जनों के लिए आयोग। इनमें से लगभग सभी आयोगों की बात हम किसी न किसी अधिनियम में
कर चुके हैं। ओबीसी आयोग की बात हो, एससी आयोग की बात हो, एसटी आयोग की बात हो, तो पिछली ही वीडियो में हमने ये सब बातें की। अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात हमने बच्चों वाले कानून की क्लास में कर ली। तो इन सब के अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होंगे। जितने भी आयोग हैं ये बड़े बड़े नेशनल लेवल पे, इनके जितने भी अध्यक्ष हैं वो सब सदस्य हो जाएंगे मानवाधिकार आयोग के। एक महासचिव साहब होंगे जो काम को संभालेंगे, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे, सीईओ होंगे। तो महासचिव कौन होंगे भाई? कम से कम सचिव स्तर के अधिकारी होंगे केंद्र सरकार के। इसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। क्लियर ये बात लिखी गई कि मुख्यालय दिल्ली में होगा। और आयोग केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत के अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय बना सकेगी, जहां भी उनकी मर्जी, जहां चाहे कार्यालय बना दें। धारा 3 गठन की बात कर ली हमने। धारा 4 में बढ़ेंगे हम और बात करेंगे अध्यक्षों के, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की। नियुक्ति कैसे होगी इस पर अब बात कर लेते हैं। देखिए, श्रीमान महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्ति होगी इनकी, हस्ताक्षर मोहर सहित आधिपत्य द्वारा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप याद रखेंगे, श्रीमान राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्ति होगी अध्यक्ष की भी और सभी सदस्यों की भी। और एक समिति बनेगी, वह समिति की सिफारिश से ही ये नियुक्तियां करेंगे श्रीमान राष्ट्रपति महोदय। समिति बनेगी तो इस समिति में कौन होंगे? इस समिति में होंगे हमारे पीएम साहब, प्रधानमंत्री साहब। तो इसके अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री जी। इस समय पीएम कौन है? इस समय मोदी साहब इसके अध्यक्ष बने हुए हैं। तो पीएम इसके अध्यक्ष होंगे। देखिए, पीएम अध्यक्ष हैं। आप बात समझिए, मानव के अधिकारों की बात हो रही है, केवल पीएम साहब को ले लें, विपक्ष वालों को ना लें, तो मानवाधिकार की बात हुई ना भाई। एक अगर दोनों एक तरह से देखा जाए, राजनीतिक प्रतिद्वंदी को ले लें तो मानवाधिकार की अच्छे से बात होगी। तो विपक्ष के नेता भी होंगे, तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में और विपक्ष के नेता सदस्य के रूप में यहाँ रहे, ये रहे विपक्ष के नेता। खैर, अब आप देखें लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे, गृह मंत्री जो होंगे, सारे बड़े बड़े अधिकारी उठा लिए। प्रधानमंत्री जी ले लिए, लोकसभा के अध्यक्ष ले लिए और हमारे गृह मंत्री साहब को इन्होंने इंक्लूड करा। और लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? उन्हें लिया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? उन्हें लिया। और राज्यसभा के उपाध्यक्ष को ले लिया। राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? ये आपके लिए सवाल है, ये थोड़ा सा घुमा के यहाँ पे बात की गई। आप इसका जवाब मुझे बताएंगे। राज्यसभा के उपाध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं भैया? संविधान में आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। तो ये 6 लोग ये हो गए। इस तरह से हुआ गठन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। आगे बढ़ेंगे। गठन हो गया। 3 में हमने आयोग की बात करी और धारा 4 में हमने गठन की बात करी। अभी देखना सारी चीजें याद होंगी। अब आते हैं धारा 5 पे। धारा 5 पे हमने त्यागपत्र की बात करी, यानी किसी को पद से हटाना है या किसी को पद से स्वयं हटना है, तो ये धारा 5 में बात हो गई। धारा 6 में इनके कार्यकाल की बात हो जाएगी। धारा 6 में कार्यकाल की बात होगी। कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, जो कि पहले 5 वर्ष का हुआ करता था, जो संशोधन के बाद 3 वर्ष कर दिया। और 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जैसे ही 70 वर्ष का आदमी होगा या 3 वर्ष की अवधि पूरी होगी, जो काम पहले हो जाएगा, पद को रिक्त कर दिया जाएगा, दूसरे व्यक्ति को उनकी जगह रखा जाएगा। फिर आपने देखा धारा 3, 4, 5 और 6, ये 4 धाराएं आपकी समझ में आ गई होगी। पहले आयोग हुआ, फिर उसका गठन हुआ, फिर उसके सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति हुई और फिर उनके कार्यकाल, फिर उनको 5 में हटाने की बात हुई और 6 में पदावधि की बात हुई। नियुक्त कैसे होंगे 4 में, हटेंगे कैसे 5 में। खैर, यही धाराएं रिपीट होंगी राज्य के लिए। जब राज्य के लिए हम पढ़ेंगे तो सेम रिपीट होंगी, उसमें नंबर बदल जाएगा। यहाँ इसी क्रम में यही चीजें चलेंगी। पहले गठन की बात होगी, पहले आयोग की बात होगी, फिर गठन की बात होगी, फिर तीसरे नंबर पे पद से हटाने की बात होगी, फिर चौथे नंबर पे उनकी पदावधि की बात होगी, सेम इसी क्रम में। तो मुझे लगता है आपको चीजें याद हो जाएंगी। अब धारा 11 बात करती है आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी गणों के बारे में। इसमें कुछ भी आपको याद इतना नहीं रखना, ये बात याद रखनी है कि सचिव स्तर के एक अधिकारी जो होंगे वो आयोग के महासचिव होंगे। आयोग के महासचिव पूछ ले, चीफ कार्यकारी अधिकारी पूछ ले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो ये महासचिव स्तर के आदमी होंगे। ये भारत सरकार के सचिव स्तर का एक अधिकारी आयोग का महासचिव होगा। और पुलिस महानिदेशक के पद से अन्यून का मतलब है पुलिस महानिदेशक रैंक का आदमी या इनसे ऊपर की रैंक का कोई आदमी। और इस अधिकारी के अधीन पुलिस और अन्वेषण के कार्य होंगे। यानी मानवाधिकार आयोग
पुलिस संबंधित जितने काम करेगा, अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन संबंधी जितने काम करेगा वो होगा पुलिस महानिदेशक से अन्यून पद के आदमी के अधीन, यानी उनके पद के बराबर का कोई आदमी या ऊपर के लेवल का कोई आदमी। अध्याय 3 बात करेगा धारा 12 से 16 तक इस आयोग के कार्य और शक्तियों की, क्या इसके कार्य हैं, क्या इसकी शक्तियां, धारा 12 से 16 तक ये बातें होंगी। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। इसमें 5 भाग हैं, 5 विभागों में बांटा गया है इस आयोग को, जिसमें पहला विधि विभाग है जो विधि यानी कानूनों को देखते हैं। दूसरा जांच विभाग है जो किसी भी चीज की जांच करते हैं। जांच की शक्ति इन्हें दी गई है सिविल न्यायालय की तरह। सिविल न्यायालय के अधिकार प्राप्त हैं हमारे माननीय मानवाधिकार आयोग को। सिविल न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, ये सब चीजें भी एनएसएस में हम देखेंगे। सिविल न्यायालय एक तरह से संपत्ति के विवाद हो गए, मानवाधिकारों के विवाद हो गए, इस तरह के, यानी कि क्राइम को छोड़ दें तो मोटी मोटी सारी चीजें सिविल न्यायालय में आ जाती हैं। क्राइम के लिए हमने अलग चीजें बनाई हुई हैं जो क्राइम को देखती हैं। नीति अनुसंधान ये करते हैं कि कौन सी नीति लाई जाए, परियोजनाओं पर काम करते हैं। कार्यक्रम विभाग है, तो 3 विभाग हुए। एक प्रशिक्षण विभाग है जो ट्रेनिंग देता है कि कैसे मानवाधिकारों को, कैसे हमें अपने काम करने, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और प्रशासन विभाग आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन जो बात करें हम एक तरह से, तो वो ये 5 भागों में से बांटा गया। पूछा जा सकता है, अभी तक ये सवाल नहीं आया कि कितने भागों में बांटा गया है, कितने इसमें विभाग हैं, तो 5 विभाग हैं। ये सवाल इस बार आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस बात पर। अध्याय 4 बात करता है प्रक्रिया की। 17 से 20 तक धाराओं में शिकायतों की जांच, आयोग की वार्षिक एवं विशेष रिपोर्ट। धारा 20 बात करती है कि आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट और विशेष रिपोर्ट बना के केंद्र सरकार को हर एक साल देगा। अध्याय 5 में बात करेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग की। अब चीजें रिपीट होनी चालू हो जाएंगी। केवल 5 अनुच्छेदों की बात हमने वहां की थी, वही 5 हमें यहाँ पढ़ने, 21, 22, 23, 24, इस तरह से बिल्कुल क्रम में। देखिए धारा 21 बात करेगी राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की। कुछ भी अलग याद नहीं करना, केवल 21 में राज्य शुरू हो जाएगा। धारा 3 में तो शुरू हो गया था केंद्र यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और धारा 21 में शुरू हो गया, धारा 21 में शुरू हो गया अपने राज्य मानवाधिकार आयोग। अगर गौर से देखो तो दोनों 3 है। देखो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, 2 और 1 भी तो 3 होता है भाई। 21 में 2 और 1 3 हो रहा है ना, तो 3 में तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात थी, 3 को हमने तोड़ दिया, 2 + 1 में तो राज्य मानवाधिकार आयोग की बात हो गई। वही चीजें होंगी इसमें भी। अब इसमें राज्य के लेवल पे देखेंगे। इसके जो अध्यक्ष होंगे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे या फिर न्यायाधीश रहे हों, मुख्य न्यायाधीश हों या न्यायाधीश रहे हों, उन्हें बनाया जाएगा इसका अध्यक्ष। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, अध्यक्ष के बाद एक सदस्य होंगे जो किसी उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय के न्यायाधीश रहे हों। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात हुई तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश एक लेवल नीचे गए। और जब राज्य मानवाधिकार आयोग की बात हो रही है तो राज्य का जो सबसे बड़ा न्यायालय होता है वो हमारा हाई कोर्ट, उसके कोई न्यायाधीश, या फिर जिला न्यायालय, एक लेवल नीचे जाके हमने जिला न्यायालयों से एक न्यायाधीश ले लेंगे। अगर जिले के मामले में, जिला न्यायाधीश साहब के मामले में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव उन्हें होना चाहिए, तभी उन्हें इसके सदस्य के रूप में लिया जाएगा। और एक सदस्य ऐसा होगा जिससे मानवाधिकारों का ज्ञान और अनुभव हो। 3 लोगों की बात यहाँ हो गई, एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की। आगे बढ़े, एक सचिव होंगे इसमें भी। राज्य आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे, सेम वैसी ही बात। राज्य आयोग केवल संविधान की 7वीं अनुसूची, संविधान की 7वीं अनुसूची आप सब जानते होंगे, जो कि 3 भागों में बटी है, जिसमें 3 सूचियों की बात हुई है, केंद्र सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। यानी उसमें बताया गया है कि कौन सी सरकार कौन से मामलों पर, कौन से विषयों पर काम करेगी, कानून बनाएगी, नियम बनाएगी, ताकि कोई आपस में मतभेद ना हो, आपस में टकराव ना हो दोनों सरकारों में, इसलिए ये सूचियां बनाई गई। तो राज्य सरकार को केवल ये अधिकार दिया गया भाई साहब। दूसरी और तीसरी सूची जो है, यानी कि राज्य सूची और समवर्ती सूची जो है, राज्य सूची आप जानते हैं, राज्य सूची में जितने विषय हैं उन पर राज्य सरकार काम करती है, नियम बनाती है जो भी काम करने हो। और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन जब टकराव की स्थिति होगी तो क्योंकि केंद्र सरकार को बड़ी सरकार कहा गया है, तो टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार का निर्णय माना जाएगा। उसी तरह यहाँ भी बताया गया कि भाई साहब ऐसा नहीं है कि आप हमारे अधिकार क्षेत्रों में घुस जाएं, कोई काम हम कर रहे हैं और आप लपक लें कि आप नहीं करोगे इसे मैं करूंगा, तो ऐसा झगड़ा उत्पन्न ना होने पाए गुरु। तो राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों में ही आप इंटरफेयर करेंगे, ऐसा कहा गया। तो सूची 2 और सूची 3 आप याद रख लेंगे, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सरकार
राज्य, अब ये बात समझे, केंद्र सरकार जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों, अब हमने राज्यों की तो बात कर ली कि राज्य के मानवाधिकार राज्य देखेगा, केंद्र के मानवाधिकार उसके ऊपर एक हमने बना दिया आयोग। अब बात करते हैं संघ शासित प्रदेशों की, जहां पर संघ शासन है, ऐसे प्रदेशों की बात करते हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे भारत में, ये आप कमेंट में मुझे लिख के बताएं। मानवाधिकार से संबंधित कृत्य राज्यों को सौंप देगी। जैसे कोई संघ शासित प्रदेश है तो दिल्ली से बैठकर तो उसके मानवाधिकारों की चीज़ों को यदि नहीं देखा जा सकता हो तो उसके लिए केंद्र सरकार बताएगी उसके नज़दीकी राज्य को कि आप यहाँ के मानवाधिकारों के लिए व्यवस्था करिए। अपने राज्य के आयोग से कहिए कि यहाँ के भी, हमारे केंद्र शासित प्रदेश के मानवाधिकारों के बारे में भी वो चीज़ों को देखेगी, उल्लंघन को रोकेगी। लेकिन एक इसमें बात जोड़ी गई कि दिल्ली जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, इसके मानवाधिकारों को आयोग स्वयं निपटाएगा। यानी जो राष्ट्रीय आयोग है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वह दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के भी मामलों को देखेगा। तो दिल्ली के लिए आप ये इंपॉर्टेंट बात याद रख लेंगे। राज्य आयोग के अध्यक्षों की, सदस्यों की नियुक्ति की बात करता है धारावाहिक। नियुक्ति कौन करेगा, वहां राष्ट्रपति महोदय कर रहे थे, यहाँ राज्यपाल महोदय करेंगे। समिति की सिफारिश से समिति सेम बनेगी, यहाँ भी, वहां पीएम थे, यहाँ सीएम होंगे, मुख्यमंत्री साहब इसके अध्यक्ष होंगे, विधानसभा के अध्यक्ष होंगे, गृह मंत्री होंगे, और विधानसभा में विपक्ष के नेता जो है वो होंगे। राज्य की विधान परिषद में जो विपक्ष के नेता हैं वो होंगे। आप समझ गए होंगे, वहाँ लोकसभा में और राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता थे उन्हें लिया गया था सदस्य के रूप में। यहाँ राज्य की विधानसभा और विधान परिषद में जो विपक्ष के नेता हैं उन्हें लिया गया। गृह मंत्री को वहां भी लिया गया था, यहाँ भी लिया गया, और विधानसभा के अध्यक्ष को वहां भी लिया गया था, यहाँ भी लिया गया है। और कौन होंगे, हाई कोर्ट के किसी वर्तमान न्यायाधीश, हाई कोर्ट के किसी वर्तमान न्यायाधीश या वर्तमान जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाएगा। ये बात हमने वहां भी देखी थी कि यदि कोई न्यायाधीश कार्यरत हैं किसी न्यायालय में तो वहां सीजेआई साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, से परामर्श करके उन्हें लिया जा रहा था सदस्य के रूप में। यहाँ सीजेएस यानी चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, उस राज्य के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे परामर्श करने के बाद लिया जाएगा। अब विधान परिषद की बात करें, एक बात आप बताइए, विधान परिषद किन किन राज्यों में है? यहाँ लिखा है ना, जहां किसी राज्य में विधान परिषद है, विधान परिषद विपक्ष का नेता, तो विधान परिषद, विधानसभा तो हमारे सभी राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। पहले 7 जगह विधान परिषद थी, जिसमें जम्मू कश्मीर वाली बात थी। अब जो विधान परिषद है हमारी, तो अब बचे हैं 6 राज्य हमारे जहां विधान परिषद है। 6 राज्यों का ट्रिक क्या है याद करने की, एट कुंभ आप याद करिए, एट कुंभ। ए से आंध्र प्रदेश, टी से तेलंगाना, के से कर्नाटक, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार। इस ट्रिक से आप याद कर लेंगे किन किन राज्यों में विधान परिषद है। जो पहले 7 थी अब संख्या 6 हो गई है। धारा 24 देखिए, 3, 4, 5, 6 इस तरह बात हुई थी, 21, 22, 23, 24 इस तरह बात होगी। राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि की बात होगी, तो सेम चीज है, 3 वर्ष की अवधि या फिर 70 वर्ष की आयु, जो पहले कंप्लीट हो जाए उस हिसाब से देख लिया जाएगा। यदि 70 वर्ष आयु पूरी हो जाती है तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा, या 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होता है तो पद से हटा दिया जाएगा। धारा 27 बात करेगी राज्य आयोग के अधिकारी और कर्मचारियों की। अधिकारियों की बात सेम, राज्य सरकार के सचिव पद के अधिकारी राज्य आयोग के सचिव होंगे, और पुलिस महानिरीक्षक पद से अन्यून अधिकारी, यानी उस पद के या उससे ऊंचे पद के कोई अधिकारी अन्वेषण और पुलिस स्टाफ से संबंधित काम देखेंगे। धारा 28 कहती है कि राज्य आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपेगी राज्य सरकार को। ये चीजें समझ में आ गई होंगी, यहाँ मैंने लिख भी दी है ये वाली बात, जो आपको याद करने में थोड़ी आसानी रहे। अब आप समझें, जब हम गठन की बात कर रहे थे तो राष्ट्रीय आयोग 3 में गठन था और राज्य के आयोग का धारा 21 में गठन हुआ है। जब हमने नियुक्तियों की बात करी तो राष्ट्रीय आयोग में नियुक्तियां हो रही थी धारा 4 में, यहाँ हमने बात करी धारा 22 में। नियुक्तियों के बाद जब कार्यकाल की बात हुई, पद त्याग की बात हुई तो धारा 5 में हुई, और यहाँ वही बात धारा 23 में हुई। उसके बाद कार्यकाल की बात हुई, कार्यकाल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 6 में हुई, पदावधि या कार्यकाल की बात करूं, और यहाँ 24 में हुई। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रख लेंगे, याद रख लेंगे। अब बात करते हैं अध्याय 6 की। अध्याय 6
जो कि बात करता है मानवाधिकार न्यायालयों के बारे में। मानवाधिकार न्यायालय बनाए जाएंगे। धारा 30 में कहा, धारा 30 इंपोर्टेंट धारा, आप याद कर लेंगे। धारा 30 में है मानवाधिकार न्यायालय। क्या हुआ, क्या बताया इन्होंने, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय उच्च न्यायालय और उसके न्यायाधीश, वो जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी सहमति से प्रत्येक जिले के लिए एक सत्र न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करेगी, यानी कि स्पेसिफाइड करेगी। ये बात आप याद रखेंगे। प्रत्येक जिले में एक, डिस्ट्रिक्ट में एक होगा, प्रत्येक जिले के लिए एक की बात हो रही है। यही डेटा आपसे पूछ लिया जाएगा प्रश्न की फॉर्म में, आपको पता होना चाहिए। अब जब न्यायालय की बात होती है तो लोक अभियोजक की भी बात होती है। पिछले 12-14 जितने भी हमने अधिनियम पढ़े उनमें हमने देखा जहां भी न्यायालय के गठन की बात हुई वहां एक विशेष लोक अभियोजक भी रखा गया, यानी जहां न्यायालय यदि बना है तो एक वकील साहब भी होंगे, अधिवक्तागण भी होंगे। तो एक तरह से जो अभियोजक हैं, लोक अभियोजक हैं, लोक सबसे आप समझें लोगों के लिए हैं, है ना, और अभियोजक यानी एक तरह से जो अभियोजन में लोगों की सहायता करेंगे, ऐसे आप समझे। तो जैसे ही न्यायालय की बात होगी उससे अगले वाले अधिनियम में ही लोक अभियोजक की बात होगी। ये आप बिल्कुल जनरल चीज है, इसे याद कर लेंगे। सभी अधिनियमों में अधिकतर में ये चीज अप्लाई होती है। तो धारा 31 में विशेष लोक अभियोजक, और धारा 37 एक इंपोर्टेंट धारा जो विशेष जांच एजेंसी के गठन का प्रावधान करती है, यानी कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है को वो उसे ये अधिकार है कि वो अपने स्तर पर विशेष किसी मामले में जांच के लिए एक टीम बना सकती है, एक एजेंसी बना सकती है। ये अधिकार दिया। धारा 40 और 41 नियम बनाने की शक्तियों की बात करती है। धारा 40 केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति की बात करती है और धारा 41 राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति की बात करती है। सवाल आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि मानवाधिकार अधिनियम के तहत निम्न में से किसको नियम बनाने की शक्ति है, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, या दोनों को, या चौथा कोई ऑप्शन दे देगा तो दोनों को इसमें नियम बनाने की शक्ति दी गई है। लेकिन दोनों के विषय अलग हैं। राज्य सरकार केवल छेड़ेगी भाग 2 और भाग 3 के विषयों को, यानी राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों को। केंद्र सूची को राज्य सरकार नहीं छेड़ेगी, ये बात हम कर चुके हैं। इसके बाद 2019 में इसमें संशोधन होता है। संशोधन की बात करेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 संशोधन अधिनियम। इसमें संशोधन क्या हुए, प्रमुख संशोधन जो हुए उनकी बात कर लेंगे। कुछ डेटा इसमें बहुत ज्यादा याद करने वाला, कोई नंबर याद करने वाला ज्यादा नहीं है। इसमें कहा कि भारत का मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त आयोग के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे हों। पहले केवल यह था कि केवल मुख्य न्यायाधीश जो है वो आयोग के अध्यक्ष होंगे, लेकिन इसमें ये चेंज किया गया कि न्यायाधीश भी यदि रहे हों, मुख्य न्यायाधीश ना भी रहे हों, तब भी वो अध्यक्ष इसके बनाए जा सकते हैं। फिर सेम पेज रिपीट हुआ। और आयोग के सदस्यों की, जो नागरिक समाज वाले सदस्य थे, 3 सदस्य जो थे जिनकी बात हमने करी थी, संख्या को 2 से 3 बढ़ाया गया था। इसी में जो हमने शुरुआत में आयोग के गठन की बात करी, हमने कहा था 3 सदस्य होंगे, कम से कम 1 महिला होगी, तो वो 19 में ये कहा गया था, और 1 महिला सदस्य होगी उसमें, ये बात भी 19 में ऐड हुई। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और दिव्यांग जनों संबंधी जितने भी आयोग ये ऐड किए गए, ये भी 19 के बाद ऐड किया गया कि इनके अध्यक्ष जो होंगे वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य होंगे। कार्यकाल की अवधि पहले 5 साल थी, जो इस संशोधन के बाद 3 वर्ष कर दी गई। मुझे लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की। 1 घंटा होने वाला है। अब मुझे थोड़ी सी स्पीड ग्रुप बढ़ानी पड़ेगी। आप परेशान ना होना भाई, गुस्सा ना होना कि गुरुजी ने स्पीड बढ़ा दी, आपको थोड़ा तेज पढ़ना पड़ेगा। आप मुख्य मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की बात करते हैं क्योंकि हमें अभी बहुत सारे सवाल भी करने हैं। सबसे पहली बात करेंगे कैलाश सत्यार्थी जी की। जन्म इनका मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, बचपन बचाओ आंदोलन नामक संस्था की इन्होंने स्थापना करी। शिक्षा, बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम और मानव तस्करी को समाप्त करने के लिए उन्होंने बहुत काम किया और लगभग 144 देशों में इन्होंने काम करके लगभग 83,000 से अधिक बच्चों को शोषण से बचाया। इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई के साथ। दोनों लोगों को सम्मिलित रूप से दिया गया था नोबेल पुरस्कार वर्ष 2014 में। इंपोर्टेंट बात, शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार। सबसे इंपोर्टेंट बात इसे आप याद रख लेंगे, 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को मिला। कई बार बहुत एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया। दूसरी बात करेंगे सुनीता कृष्णन जी की। ये भी एक कार्यकर्ता रही मानवाधिकार के संबंध में। कर्नाटक के बेंगलुरु में इनका जन्म होता है। मानव तस्करी और देह व्यापार के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। प्रज्वला नामक गैर सरकारी इनकी संस्था, एक एनजीओ है जो 1996 में बना, उसकी ये संस्थापक थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि शीर्ष नागरिक सम्मान पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था वर्ष 2016 में।
ये बात आप याद रख लेंगे। इस साल पद्मश्री किसे दिया गया, जितने भी अवार्ड दिए गए हैं वो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, क्योंकि अवार्डों से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो इस साल के देख लेना, मुझे मौका मिला तो मैं करवा दूंगा किसी एक वीडियो में। आगे बात करेंगे लक्ष्मी अग्रवाल जी की। आपने एक पिक्चर देखी होगी छपाक, दीपिका पादुकोण जिसमें एक्टर थी, छपाक नाम की पिक्चर आई थी, वो इन्हीं की बायोग्राफी थी। लक्ष्मी अग्रवाल, इनका दिल्ली में जन्म हुआ था। छांव फाउंडेशन आप याद रखेंगे, छांव फाउंडेशन इनके द्वारा बनाई गई और एसिड से पीड़ित लोगों के लिए ये काम करती हैं। एसिड अटैक जो होते हैं, क्योंकि इन पे भी हुआ था, फिर ये उससे बची, उसकी सर्वाइवर रही, तो इन्होंने उसी के लिए अभियान चलाया। इन्होंने एक हैशटैग चलाया था, स्टॉप सेल एसिड हैशटैग। आजकल तो हैशटैग बहुत चलता है सोशल मीडिया पे, तो इन्होंने ये अभियान चलाया और इस अभियान से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया और आदेश दिया कि एसिड की बिक्री को रोका जाए। तो इसके अलावा स्टॉप सेल एसिड अभियान के लिए ना यूनिसेफ, जिसकी बात हम कर चुके हैं, यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन की जो बच्चों के लिए काम करती है, जिसकी बात हमने बहुत विस्तार में की थी पिछली वीडियो में। अंतर्राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2019 में इन्हें मिला। इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेंगे। छपाक नामक फिल्म बनी इनके नाम पे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज का सम्मान इन्हें दिया गया, अमेरिका की प्रथम लेडी मिसेज ओबामा द्वारा इन्हें इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज साहस की महिला 2014 में ये पुरस्कार मिला। ये आप याद रखेंगे। आगे बात करेंगे अरुणा राय जी की, जो एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर रही हैं, और रिटायर्ड हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्होंने नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन नाम की एक संस्था की स्थापना की। इस संस्था का नाम आप याद रखेंगे, जिसकी अध्यक्ष हैं। इनकी दृढ़ता एवं कड़ी मेहनत के कारण, देखो इन्होंने बहुत मेहनत करके सूचना का अधिकार अधिनियम जो हम पढ़ेंगे आगे, आरटीआई अधिनियम, जो कि बहुत काम की चीज है। आरटीआई डालो, अच्छे से अच्छे विभाग को हिला देती है एक आरटीआई, और इसका जवाब भी देना पड़ता है। आरटीआई के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और कार्य का अधिकार, नरेगा, भारत में भोजन का अधिकार, ऐसे अधिनियमों को पारित इन्होंने करवाया अपनी मेहनत से। तो इनके फोटो यहाँ पे लगी हुई है, इन्हें आप बिल्कुल याद कर लेंगे। अब मैं आया सवालों की तरफ। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए, जनरल असेंबली, यूएनओ का ही पार्ट, जनरल असेंबली यूएनओ की, ये कहते हैं कि इन्होंने सार्वभौमिक घोषणा को कब अंगीकार किया। अंगीकार कब किया, अभी हम इसकी बात कर चुके हैं। 1948 10 दिसंबर, जो कि विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। देख लेना भाई, मानव कुछ गलत लिख गया, मुझे ऐसा लग रहा है। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के रूप में आप याद कर लेंगे। 1948 का सही जवाब है। इसके बाद बात होती है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया। सवाल आप अच्छी तरह पढ़ लेना, और जवाब है इसका 10 दिसंबर। इसकी बात हम कर चुके हैं। कितनी घोषणाएं हैं भाई, यूएनओ द्वारा जो मानवाधिकार घोषणा पत्र दिया गया था, उसमें 30 घोषणाएं 30 अनुच्छेदों में दी गई हैं। हमने ये बात कर ली थी। अब ये बात हो रही है कि यूएन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना भैया इसकी कब हुई, आप मुझे बताएं। तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। इस सवाल का सही जवाब है। मैंने कुछ डेटा आपके सामने यहाँ रख दिया है। डेटा क्या है, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 47 देशों से मिलकर इसका गठन होता है। ये क्या करते हैं, दुनिया को भागों में बांटते हैं, अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, इस तरह से बांट के ये सीट विभाजित कर देते हैं कि इतनी सीट इस क्षेत्र के लिए हैं, और इस तरह से ये सदस्यों को चुनते हैं और सदस्य देशों को चुनते हैं एक तरह से। और एक सदस्य देश का 3 वर्ष का कार्यकाल रहता है, और 2 बार यदि कोई देश चुन लिया गया, लगातार 2 बार चुना जा सकता है, 2 बार से ज्यादा नहीं चुना जाएगा। फिर उसके बाद कभी चुना जाएगा, लेकिन तीसरी बार लगातार कोई देश सदस्य के रूप में नहीं चुना जाएगा। 1 जनवरी 2019 को भारत इसमें चुना गया था 3 वर्षों के लिए। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखते हुए हम आगे बढ़े और बात करते हैं अब हम अगले सवाल की। और ये सवाल कहता है कि वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की घोषणा का वैधानिक स्वरूप क्या है। यूएनओ का सामान्य प्रस्ताव, वैश्विक स्तर पर जो हमने बात करी थी, देखिए सभी देशों के मूल अधिकार क्या हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। यूरोपीय संघ का क्या प्रस्ताव है, हमने इसकी बात पूरी क्लास में कही नहीं की। अमेरिकी संसद द्वारा, देखो जो देशों के अपने अलग अलग है उससे कोई मतलब नहीं, वैश्विक बात हो रही है। और हमने देखा था संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो प्रस्ताव है जिसमें 30 अनुच्छेद हैं, उसकी बात हमें करनी है। ए इसका सही जवाब होगा। और हम इसमें आगे बढ़ेंगे भैया और बात करेंगे कि मानवाधिकारों की जो सार्वभौम घोषणा की भाषा है, सभी पुरुषों को समान बनाया गया है, जो रूजवेल्ट साहब का पसंदीदा वाक्यांश है। इसमें सभी मनुष्यों को समान बनाया है, में बदलने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो मैंने बताया था जो मनुष्यों शब्द लिया पुरुषों की जगह पर, इसके लिए हंसा मेहता जी जिम्मेदार हैं। इन्हें इसका
क्रेडिट मिलता है। देखो अगला सवाल है कि अंधेरे को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जलाना बेहतर है, ये किस संगठन का नीति वचन है? तो इसकी बात हम कर चुके थे, एमनेस्टी इंटरनेशनल का ये नीति वचन है। इसका ये जवाब होगा सही, एमनेस्टी इंटरनेशनल। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किसी एक देश में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने, इनकी सुरक्षा और निगरानी के लिए प्रशासनिक निकायों द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का एक वैश्विक तंत्र कौन सा है? वैश्विक तंत्रों में जब हमने बात करी थी तो हम जब ऑफिस की बात कर रहे थे, मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र का उच्चायुक्त, इसके बारे में एक वैश्विक तंत्र है जो मानवाधिकारों को बढ़ावा देता है। ये सब चीजें इसमें देखता है। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। और मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में किया गया था? ये आप याद रखेंगे, ये किया गया था तेहरान, ईरान में। तेहरान में प्रथम, फर्स्ट सम्मेलन की बात कर ले तो तेहरान में। और यदि पूछ ले कि रिसेंट में लेटेस्ट कौन सा हुआ, तो 2025 का सम्मेलन जो कि इटली के मिलान नामक स्थान पर हुआ है, ये आप इसमें याद कर लेंगे। मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन हुआ था 22 अप्रैल से 13 मई तक चला था, 1968 में ये हुआ था। डेट याद रख लेंगे 1968, क्योंकि ये जगह पिछली बार पूछी जा चुकी है तो दोबारा जरूर नहीं है रिपीट हो, इसमें ईयर पूछ सकता है इस बार। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संधि कौन सी है जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है? तो कौन सी संधि है? तो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधि पत्र। दिव्यांगों की बात हो रही है, दिव्यांग मतलब विकलांग। ऐसे सवालों को करने के लिए मुझे लगता है कि कॉमन सेंस की केवल जरूरत है। ऑप्शन अपना सवाल, अपना जवाब खुद ही दे रहा है इसमें। आगे बात करते हैं, किसी अन्य देश में रहने वाले व्यक्ति को कोई सम्मन अदालत का बुलावा देने के लिए उस सम्मन को समझौते की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। समन देखो एक कागज होता है, अदालत से कोई नोटिस जाता है तो कानूनी भाषा में उसे समन कहा जाता है। यहां लिखा भी हुआ है ब्रैकेट में अदालत का बुलावा। तो समन यदि किसी अन्य देश के लिए जा रहा है, तो हमने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करी थी। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो हेग में है, तो हेग सर्विक कन्वेंशन है, इससे आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से ये बात याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग, हेग सर्विस कन्वेंशन। तो इस तरह का कुछ भी होता है, एक देश से दूसरे देश के व्यक्ति को बुलाया जाता है सम्मन के माध्यम से, तो ये फॉलो करना चाहिए, इसके नियमों को फॉलो करना चाहिए, तभी वो माना जाएगा। अगली बात करेंगे, भारत में मानवाधिकारों को संविधान के किस भाग में समाहित किया गया है? तो संविधान की बात करें तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात होती है, फंडामेंटल राइट्स की, ये भी मानवाधिकारों से संबंधित हैं। भाग 4 जो डीपीएसपी की बात करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक, तो भाग 3 और 4 यानी बी और सी। ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब हुआ। वैसे तो जो भाग 2 है वो भी नागरिकता की बात करता है, ये भी कहीं ना कहीं मानवाधिकार से रिलेटेड ही है, लेकिन यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन डी, बी और सी होगा। अगला सवाल, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सशस्त्र बल में किसको शामिल किया गया? अब आप सोच रहे होंगे कि धारा 2 मैंने पूरी क्यों नहीं पढ़ाई, धारा 2 में तमाम डेफिनेशन थी, गुरुजी सारी करवा देते, लेकिन मैं इसलिए उसे छोड़ गया, इसलिए मैं उन चीजों को छोड़ देता हूँ कि जब वहां से सवाल बनेगा तो आप इस कंडीशन में होंगे, आप खुद से जवाब लगा पाएंगे। ये जैसे ये सवाल देखेंगे, धारा 2 से बना, इसने कहा कि सशस्त्र बल में किसको शामिल किया गया। आप मुझे बताइए, जो अगर कॉमन सेंस भी होगा तो आप बताएंगे नौसेना हो, सेना हो, वायुसेना हो, सभी तो सशस्त्र बल में, सभी में इसका जवाब आ जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा सही। अब बात करेंगे भैया हम इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सिविल और नागरिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा कब अपनाई गई? तो इसका जवाब आप याद रख लेंगे मेरे भैया, मेरे प्यारे भैया। ऑप्शन ए 1966 में ऐसा हुआ था, जो सिविल और नागरिक अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1966 में अपनाई गई थी, इसका सही जवाब। आगे बढ़े, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन भारत में किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1993 में। इसकी हमने खूब जोर जोर से बात करी पिछले 1 घंटे। धारा देखो, धारा 3 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के गठन की बात थी, मुख्यालय दिल्ली था, और सब डिटेल में मैंने पढ़ा। राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग की मैंने ट्रिक भी आपको बताई, किस तरह से आपको याद रखना है। अब मैं मानता हूं कि आप याद कर लेंगे, और अब भी याद नहीं हो रहा है आपसे, तो क्या कहूं मैं आपको भैया, थोड़ा सा दिमाग खोलो, दिमाग को थोड़ा एक्टिवेट करो कि भैया प्रिय दिमाग महाराज, आपका वैसे ही इस्तेमाल दशमलव में हो पाता है किसी मनुष्य से पूरी जिंदगी में, आप थोड़े जगो, दशमलव में ही इस्तेमाल हो जाए आपका, कृपया करके कुछ मदद हमारी करो। आगे बात करेंगे भैया, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत उसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भैया अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति देखो, या तो राष्ट्रपति महाराज कर रहे थे, राष्ट्रपति महोदय सॉरी, या राज्यपाल महोदय कर रहे थे।
अब बात होती है कि तुम नेशनल बात कर रहे हो कि इंटरनेशनल की बात, नेशनल की बात कर रहे हो कि स्टेट लेवल पे बात कर रहे हो। तो यहाँ इसने बताया नहीं, अधिनियम के तहत का अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पर जब इसने बताया नहीं तो हम मानेंगे कि जो सबसे बड़ा है उसकी बात करें तो राष्ट्रपति महोदय इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। जो धारा 4 में हमने जो चीजें पढ़ी थी, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष किसको संबोधित करके भैया अपना त्याग पत्र देगा, यहां उसने क्लियर किया राष्ट्रीय मानवाधिकार का, तो राष्ट्रपति महोदय जी को संबोधित करके अपना त्याग पत्र देगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं, बात कर चुके हैं हम भैया, 70 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। अगला सवाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस धारा के अंतर्गत आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया। मैंने बताया था धारा 12 से लेकर 16 तक कार्यों का वर्णन है, तो यहाँ धारा 12 आपको दिखाई दे रही होगी। धारा 12 इस सवाल का सही जवाब होगा, उसमें बताया गया इसके कार्य क्या है। आगे बढ़े हम, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसके द्वारा प्रस्तुत की गई अर्जी पर मानवाधिकारों का किसी लोक सेवक द्वारा अतिक्रमण या दुष्प्रयोग किए जाने की जांच कर सकता है। आप मुझे बताएं कौन अर्जी देगा। ऑप्शन जब आप पढ़ेंगे तो कॉमन सेंस होगा तो आप बता देंगे। स्वतः संज्ञान ले सकता है क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग? इतना बड़ा आयोग है, नेशनल लेवल पे बनाया है, स्वतः संज्ञान लेने का कुछ मामलों में अधिकार तो पुलिस को भी है, छोटे से सिपाही को भी है, कांस्टेबल को भी है, दरोगा को भी है। तो मानवाधिकार आयोग तो बहुत बड़ी लेवल की चीज हो गई, तो उसे स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है। कोई पीड़ित यदि अपनी शिकायत करता है तो हाँ जी, फिर तो संज्ञान लिया जाएगा। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय निर्देश देते हैं तब भी करना पड़ेगा। तो उपरोक्त सभी इस सवाल का जवाब लगा के आप आगे बढ़े। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शिकायतों की जांच करते समय किस तरह के न्यायालय की शक्तियां से दी गई हैं। तो मैंने बताया था सिविल न्यायालय की सारी शक्तियां दी गई हैं। आपराधिक न्यायालय यानी क्राइम से संबंधित मामलों के लिए हमने अलग व्यवस्था बनाई हुई है। तो सिविल न्यायालय की शक्तियां दी गई हैं, ये आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। तो सिविल न्यायालय ऐसे न्यायालय हैं, कैसे न्यायालय, कौन लोग हैं भाई सिविल न्यायालय? ऐसे न्यायालय हैं जो व्यक्तियों की निजी संस्थाओं के बीच में या व्यवसायों के बीच में संपत्ति को लेके, पैसे को लेके, व्यक्तिगत अधिकारों को लेके कोई विवाद है तो उसका निपटारा ये देखते हैं। अच्छा, शिकायतों के बारे में जांच करते समय और विशिष्टतया वे सभी शक्तियां होती हैं इनके पास जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत न्यायालय को, सिविल न्यायालय को दी गई हैं। अगला सवाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जांच करते समय कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, जांच कर रहे हैं किसी मामले की, कोई शिकायत इनके पास आई, उसकी जांच करें तो कौन कौन सी शक्तियां? साक्षियों को यानी गवाहों को बुला सकते हैं, ये सम्मन करके उन्हें बुलावा पत्र, सम्मन में अभी आपको बता चुका हूं, एक कागज होता है जिसमें किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है, बुलावा पत्र भी जैसे कहते हैं। अपने पास बुला सकते हैं, हाँ जी जांच हो रही है, किसी व्यक्ति को ये बुला सकते हैं जांच के संबंध में। किसी दस्तावेज को प्रकट करने के लिए, पेश करने के लिए कह सकते हैं, हाँ जी कोई दस्तावेज है किसी व्यक्ति के अंडर है तो उससे कह सकते हैं। जैसे कि कोई घटना हुई है कहीं पर और सीसीटीवी कैमरा कहीं लगा हुआ है, ये सीसीटीवी कैमरा के मालिक को कह सकते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज आपके पास है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, सीसीटीवी फुटेज आप लेकर आइए, तो ये कह सकते हैं। शपथ पत्रों और साक्ष्यों का संग्रह कर सकते हैं। तो सारी चीजें उपरोक्त सही सवाल का सही जवाब लगा के आप आगे बढ़ेंगे। पेपर में झट से सवाल करना है, मैं तो समझा रहा हूँ, देख के एक बार क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी करना है। वहाँ टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं होता? क्योंकि आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ रहे हैं, 4 बार पढ़ रहे हैं, फिर ऑप्शन को रिपीट मोड में पढ़ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, एक बार ऑप्शन पढ़ो, आ रहा है तो लगाओ, नहीं आ रहा तो आगे बढ़ो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्न में से किसको अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है? राष्ट्र की बात हो रही है, राष्ट्रपति महोदय को वार्षिक रिपोर्ट अपनी सौंपेगा। सॉरी, राष्ट्रीय महोदय को सौंपेगा। राष्ट्रीय महोदय को क्यों सौंपेगा भाई? केंद्र सरकार को सौंपेगा ना, ये तो हम बात कर भी चुके थे अनुच्छेद में। राज्य मानवाधिकार आयोग किन मामलों में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है? राज्य सूची के मामलों में, संवर्ती सूची के मामले में, हाँ जी राज्य और संवर्ती के मामले में, संघ सूची के मामले में केंद्र बात करेगा। देखो यहीं अगर पूछ लेता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में पूछ लेता तब भी संघ सूची और संवर्ती सूची दोनों होता, क्योंकि संवर्ती सूची तो दोनों के लिए है, ये आप याद रख लेंगे। राज्य अधिकार आयोग का मुख्यालय, हालांकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तो कहीं पे भी कोई बात हो रही है, राज्य के अंदर भी कोई काम हो रहा है, उस पर भी संज्ञान ले सकता है। आप ये बात याद रखेंगे क्योंकि वो सबसे बड़ा अधिकारी है वहां। राज्य मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है ये आप बताएंगे हमें। तो मुख्यालय भैया कहाँ होगा? देखिए, केंद्र राष्ट्रीय आयोग की बात कही थी अधिनियम में कि दिल्ली में होगा, लिखा गया था साफ साफ, लेकिन यहाँ साफ साफ नहीं लिखा। राज्य के मामले में ये अधिकार छोड़ दिया गया राज्य के पास, जहां भी आप अधिनियम के तहत बताएंगे राज्य सरकार वो स्थान बताएगी, स्पेसिफाइड करेगी। विनिर्दिष्ट का मतलब होता है स्पेसिफाइड,
तो ये स्पेसिफाइड किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा कहाँ ये मुख्यालय बनाना चाहते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल, श्रीमान राज्यपाल महोदय जी राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। एक समिति बनती है, जिस समिति की हम आपसे बात कर चुके हैं। समिति में कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं सीएम साहब, मुख्यमंत्री साहब, और विपक्ष के नेता होते हैं दोनों सदनों के। जहां राज्य लोकसभा विधानसभा परिषद नहीं है उनकी बात कर चुके हैं, जहां परिषद नहीं है वहां नहीं होंगे, जहां है वहां विधान परिषद के विपक्ष के नेता, लोकसभा के विपक्ष के नेता, गृह मंत्री इसमें सदस्य के रूप में सभी काम करते हैं। आगे राज्य मानवाधिकार आयोग से क्वेश्चन आया, आप देख रहे होंगे कितने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सबसे ज्यादा किसी अधिनियम से क्वेश्चन बनते हैं तो वो यही वाला अधिनियम है, मानवाधिकार अधिनियम। ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। कह रहा है कि सदस्यों की नियुक्ति संबंधित समिति में कौन शामिल होता है? मुख्यमंत्री होते हैं, ये होते हैं विधानसभा। अभी मैंने इसकी बात करी थी जस्ट 1 मिनट पहले ही पिछले सवाल में, तो ये सभी इसका सही जवाब। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भाई राज्य की बात हो रही है तो राज्यपाल महोदय द्वारा हटाया जा सकता है। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन 2019 के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार अध्यक्ष की बात हो रही है तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में हो या रहे हो, या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे हो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे हो, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हो, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हों, इसकी बात हो रही है। तो आपसे मैंने बताया था कि या तो वो मुख्य न्यायाधीश रहे हों, या मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में, या न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे हों, या मुख्य न्यायाधीश रहे हों। तो मैंने बताया सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हों, या फिर कोई न्यायाधीश रहे हों। तो उनकी बात ऑप्शन बी और सी दोनों सही लगा के आगे बढ़े। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत आयोग के सदस्यों की नागरिक समाज संख्या 2 से बढ़ाकर कितना किया गया? तो हम बात कर चुके थे 19 में जब संशोधन हुआ तो 2 से सदस्यों को 3 कर दिया गया था, 5 वर्ष से 3 वर्ष कार्यकाल कर दिया गया था, और बहुत सारी चीजें तमाम आयोगों के अध्यक्षों को इसके सदस्य बनाए थे। कौन कौन से आयोग थे? हाँ जी, ये सारे ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि सभी आयोगों के अध्यक्षों को इसके सदस्य के रूप में जोड़ा गया था। राष्ट्रीय अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019, आप देख रहे होंगे ना किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। क्या आप किताब उठा के देखें, आपको लगता होगा भैया ने ऐसे सवाल ले लिए हैं जो इनके कंटेंट से बनने हैं, तो आप किताब उठा के देखें और देखें किस तरह के सवाल पिछले सालों में पूछे गए हैं। इन सवालों को करने के लिए क्या आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है जो मैंने बताया, या इस साल भी जब सवाल आएंगे तो आप देखना, आप खुद देखोगे कि भैया ने जो पढ़ाया था वहीं से सारी चीजें कवर हो रही थी। कम से कम टाइम में कैसे चीजों को किया जाता है, शॉर्ट में कैसे चीजों को किया जाता है, ये हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो 19 के अंतर्गत जब संशोधन हुआ तो पूछ रहा है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी है? देखिए, पहले 5 वर्ष थी, लेकिन है पूछ रहा है तो अब 3 वर्ष है। थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देश का पालन करेंगे। बीएनएस की पहली ही क्लास में हमने इसकी बात करी थी, पहली ही क्लास में मूल विधि की जो नंबर 1 क्लास है उसी में बात करी थी डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देशों की। ये मानवाधिकार से संबंधित हैं, जिन्होंने वो क्लास नहीं करी जाके कर लेंगे। मानवाधिकार से संबंधित निर्देश दिए गए डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में, तो इसका तो पालन करना ही करना है। मानवाधिकार की टीम आएगी तो उसका भी सहयोग हम करेंगे। तो उपरोक्त दोनों इस सवाल का सही जवाब लगा के आगे बढ़ जाएंगे। मानवाधिकारों को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 93 की धारा के तहत परिभाषित किया गया। मैंने बताया था आपको मानवाधिकार, सबसे पहली स्लाइड जब मानवाधिकार आयोग की थी, जब हमने बात करी थी कब लागू हुआ, कितने इसके अध्याय हैं, कितनी इसमें धाराएं, उसी में मैंने बताया था 2 घा आपको एक बताई थी धारा जिसमें मानवाधिकारों की परिभाषा दी गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है भैया? तो मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन व्यक्ति होगा भाई? उच्चतम न्यायालय, राज्य की बात हो रही है, उच्चतम न्यायालय से कोई मतलब नहीं है, जिला अधिकारी से कोई मतलब नहीं है, तो एक ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो आपकी समझ में ये बात आ गई होगी, मुख्य न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त हो। कहीं मैंने अगर गलती से कह दिया होगा वीडियो में कहीं के मुख्य न्यायाधीश जो वर्तमान में हो, वर्तमान वाले नहीं, जो सेवानिवृत्त होंगे उनके बारे में बात हो रही है। यानी कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें इस पद पर कार्य करने के लिए ऑफर करेगी गवर्नमेंट। यदि वो चाहेंगे तो आ सकते हैं, ना चाहें तो भैया उनकी मर्जी है। राष्ट्रीय देखिए मानवाधिकार न्यायालय का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया? तो अब तो मुझे भी याद हो गया, तो आपको याद हो जाना चाहिए। धारा 30 में हमने न्यायालय की बात करी थी। अब कह रहा है मानवाधिकारों का संरक्षण अधिनियम की धारा 2-3 से संबंधित अधिकार हैं
जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का, समानता का, गरिमा का, तो चारों ही ऑप्शन ठीक है। तो लगा के आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई। देखिए कैसे कैसे सवाल आए हैं। 2021 के सवाल हमारे सामने आ गए। अब विशेष जांच एजेंसी का गठन कहाँ होता है, तो एक अनुच्छेद मैंने बताया था, ये अलग से आपको याद करना है, धारा 37 में विशेष जांच एजेंसियों की बात हमने करी थी। अब अगला सवाल देखिए, इस तरह का भी सवाल आपके सामने आएगा। अभिकथन ए दे दिया, कह रहा है कि सभी मानव अधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य और अन्योन्याश्रित और परस्पर संबंधित हैं। जितने भी मानव अधिकार हैं वो सार्वभौमिक हैं, यानी कि मानवों के लिए जो अधिकार हैं वो पूरे संसार में जहां भी मानव है सबके लिए हैं, ठीक बात है। अविभाज्य हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अन्योन्याश्रित यानी एक दूसरे पर आश्रित हैं सारे अधिकार, ये भी ठीक बात है, यानी कि एक अधिकार को यदि खत्म किया जाएगा तो कहीं ना कहीं दूसरा अधिकार भी वहां से उससे संबंधित है, ये भी ठीक बात है। अब ये क्या करा है कि वर्ष 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने इसी बात पर जोर दिया। 1993 में हमने भी अपना अधिनियम बनाया था, तो ये दोनों ही ठीक बात हैं। और ये अब आप ऑप्शन पढ़ेंगे, दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है भाई, सही व्याख्या है। जब ये चीजें थी तभी तो ये सम्मेलन हुआ। तो ये ऑप्शन डी इसका सही जवाब आपको देखने को मिला। ऑप्शन डी लगा के आप आगे बढ़े। ये आज की क्लास का हमने खात्मा कर दिया 1.25 घंटे से पहले। थोड़ी सी स्पीड मुझे बढ़ानी पड़ी क्योंकि बकवास बातें यदि मैं करता रहूं, कहानियां आपको सुनाता रहूं क्लास में, एक एक चीज़ में लिखता रहूं और आप देखते रहें गुरुजी कुछ लिख रहे हैं और मेरे लिखने के साथ साथ आप भी अपनी कॉपी में छापते रहें और समय हम लगा दें 5 घंटे का इसी क्लास में, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। लिखी हुई तो सारी चीज़ें किताब में भी हैं, आप बस किताब को पढ़ें अच्छी तरह। आपने वीडियो देख ली, वीडियो के आप नोट्स बनाए अच्छी तरह, ये PDF भी आपको मिल जाएगी। लिखने की बात मैं इसलिए करता हूँ, देखिए लिखा हुआ तो किताब में भी है, PDF में भी है। आपको स्वयं इसलिए भी लिखना है ताकि आपको चीज़ें याद हों। जब आप लिखते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन आपका बढ़ता है, तो बड़े हुए कॉन्सेंट्रेशन, ताकि दिमाग आपका दूसरी जगह नहीं जाता, क्योंकि आपको लिखना है साथ में, इसलिए चीज़ें जल्दी याद होती हैं। इसलिए आप जब भी पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, हमेशा ये ना सोचें जो आप बताते हैं बहुत लोग कि भाई पहली बार पढ़ें तो केवल रीडिंग मारें, दूसरी बार पढ़ें तो इम्पोर्टेंट टिक करें, तीसरी बार पढ़ें तो फिर उसमें आप नोट्स बनाएं। ये सब ड्रामेबाजी नहीं करनी भाई, इतना समय नहीं है। जो बच्चा बेरोजगार है, घर में जिसके रोजगार नहीं है, वो जानता है कितना कम समय है, कैसे दिन कटता है, वही बच्चा जानता है। तो इसमें ज़्यादा ड्रामेबाजी नहीं करनी है आपको। पहली ही बार में आपको इस तरह बैठना है कि भाई मुझे याद करना है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि इस किताब को मैं चौथी बार 5वीं बार आके रिपीट करूंगा। हालांकि रिवीजन करना ही पड़ेगा, लेकिन आप ये दिमाग में लेकर बैठेंगे बात कि एक बार में मेरा पहली बार ही लास्ट बार है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। ये आप समझें कि 6 आप उसकी 7 आप उसके रिवीजन मार सकें। पहली बार में आप पेन लेके बैठे, कॉपी लेके बैठे और बढ़िया तरह से अपने नोट्स बनाते चलें कि दूसरी बार पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। समय है तो रिवीजन करें, और क्या पता एग्जाम आपका अगले 1 महीने में हो जाए, समय ही ना मिले दोबारा पढ़ने के लिए, तो उस तरह पढ़ना है कि पहली बार में ही खेल खत्म हो जाए। यही ध्यान में रखते हुए यदि आप पढ़ेंगे तो निश्चित ही पहली बार में बहुत सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। तो इसी तरह आप पढ़ेंगे। वीडियो आपने देख ली, इसके बाद आप अपनी किताब को खोलेंगे, किताब से पढ़ेंगे थ्योरी और क्वेश्चंस को लगाएंगे, देखेंगे क्या जो चीज़ें मैंने बताई उनसे आपके सारे क्वेश्चन लग रहे हैं तो आप निश्चित ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे। नहीं लग रहे तो आप स्किप करेंगे। अगर मेरे पढ़ाए हुए से आपके क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो आपको निश्चित ही जरूरत है टीचर बदलने की, या किसी और के पढ़ाई से नहीं हो रहा है तो टीचर बदलिए। सीधी बात है, किसी को पूज्य गुरु जी ना बनाइए भाई, सब अपना काम कर रहे हैं, सब अपना धंधा कर रहे हैं एक तरह से। तो वीडियो को लाइक करना मत भूल मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है नहीं किया है तो, और आखिरी बात इसे शेयर करना है बच्चों तक, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो लोग इंटरेस्टेड हैं कानून के बारे में जानने में, अधिनियमों को जानने में, अपने अधिकारों को जानने में, उन्हें ये वीडियो जरूर भेज दें। मिलेंगे अगली वीडियो में आपसे। जय हिंद।